डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो नया टॉपिक रहेगा सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसी साल इस चैप्टर का नाम चेंज किया गया है। हालांकि इससे पहले इसके आगे ओनली जो चैप्टर का नाम था मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है बेटा। इसी साल हमारे एनसीईआरटी बुक ने यहाँ पर इसके अंदर 270 पे इसके ऊपर एक छोटा सा कॉलम ऐड किया है। उससे पहले वाली एनसीईआरटी बुक में आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। 2019-20 के अंदर ये, अगर किसी बच्चे के पास 3 या 4 साल पुराने 2 साल पुराने एनसीईआरटी बुक है तो आपको वो चीज़ें नहीं मिलेगी और वहाँ पर आपको इस चैप्टर का नाम ओनली मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स मिलेगा। सस्टेनेबल मैनेजमेंट नहीं पढ़ता। आपको सबको पता है, अगर मैं ये बात करूँ दिस चैप्टर इज मेनली रिलेटेड टू द ज्योग्राफी। आपने इसमें ज्योग्राफी टाइप में सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं बेटा। अगर मैं आपको सबसे पहले बात करूँ, इसमें हम जो पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बेसिक्स करवाऊंगी जो हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि हमें उसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, फिर यहाँ पे आता है गंगा एक्शन प्लान। गंगा के बारे में थोड़ा सा आता है जो साइंस के लिए आएगा आपको यहाँ पे कि वाटर पॉल्यूशन को मेजर क्या करेंगे, ये थोड़ा सा साइंस का टॉपिक रहेगा। उसके बाद जो हमारे पास में आता है इसमें आर आएंगे। आपको पुरानी एनसीईआरटी बुक में 3R लिखा मिलेगा, बट न्यू एनसीईआरटी बुक जो अभी मैंने बताया कुछ चीज़ें ऐड की गई, यहाँ पर 5R लिखा हुआ है। अब इसके बारे में अवेयर है तो इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है वाटर मैनेजमेंट के बारे में आता है कि वाटर को मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। यहाँ हमारे ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आता है। खादीन्स अगर आपने कभी पढ़ा है, कुल्स एंड गुल्स पढ़े हैं, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कि फॉरेस्ट क्या है, वाइल्ड लाइफ। हालांकि इससे पहले आ जाता है फॉरेस्ट क्या है, वाइल्ड लाइफ क्या है, इससे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आती है स्टेक होल्डर्स आते हैं इसके अंदर। हम फॉरेस्ट से रिगार्डेड 4 स्टेक होल्डर्स पढ़ेंगे। फिर हम आते हैं कि जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट कर रहे हैं उसमें पुराने लोगों जो लोकल पीपल पार्टिसिपेशन है उन्होंने किस तरह से अपना रोल प्ले किया था। इसके अंदर हम अमृता देवी बिश्नोई के बारे में पढ़ेंगे, चिपको मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, एपिको मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट आता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर लास्ट में आता है कॉल एंड पेट्रोलियम आता है। ओके बेटा, तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक आता है। तो आपको मैंने अभी बताया इसमें मोस्टली जो टॉपिक आपके ज्योग्राफी में आप पढ़ चुके हैं, चाहे 9 में पढ़ चुके हैं, 10th के अंदर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें हमारे पास आती है इसके अंदर मैं ओनली एंड ओनली आपको बेसिक्स के बारे में बात करूंगी। जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर जो नए पेज के अंदर दिया हुआ है, एक्चुअल में यहाँ पे हमारा उपनिषद जो उपनिषद होते हैं, ठीक है, अथर्वा उपनिषद आपको पता है, अथर्ववेदा जो हमारे पास में आपको पता है 4 वेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद है, सामवेद है, ठीक है, ऋग्वेद है, ये सारी चीज़ें हमारे पास में आती हैं। तो यहाँ पे अथर्ववेद का जिक्र किया गया है हमारे पास, इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले देखो हम हमारे चैप्टर का नाम क्या है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट है बेटा। आपको सबको पता है भाई सस्टेनेबल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। भाई सस्टेनेबल मैं आपको इंग्लिश में बताती हूँ, जैसे आपको सब पता है सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि जो आज हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, उनको हम इस तरह से यूज करें ताकि आज की जनरेशन में हर जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो सके एंड हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी मिल सके और विदाउट एनी हार्म टू द एनवायरनमेंट, हम हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान भी ना पहुंचाए। तो सस्टेनेबल को अगर हम डिफाइन करेंगे, इट इज द कंट्रोलिंग यूज ऑफ natural resources in such a way that is equitable and continuously available not only for the present generation but also for the future generation without any harmful impact on environment। बात वही, बस इसको हमें डिफाइन करना आता है कि हमारे चैप्टर का नाम ही ये हो गया, सस्टेनेबल मैनेजमेंट आ गया।
तो क्वेश्चन में आ गया कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट को डिफाइन करो, तो आपको ये नहीं करना, नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड है तो हम कोई भी लिख दोगे इसमें डेफिनेशन गलत नहीं होती, बस उसका मतलब क्या निकलना चाहिए कि जब नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं फॉर फ्यूचर, आज के लिए एंड फॉर फ्यूचर जनरेशन विदाउट एनी हार्म टू एनवायरमेंट, यानी कि हमने एनवायरमेंट को तो हम हार्म पहुंचाते जा रहे हैं, हमें आज तो पूरी चीज़ मिल गई है लेकिन आगे वाले जनरेशन को हमें वो चीज़ मिलेगी ही नहीं, तो वो चीज़ें हमें नहीं करना है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इट इज द कंट्रोलिंग यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट इज इक्विटेबल एंड कंटिन्यूअसली, बराबर हर लोगों को बराबर चाहिए, वो गरीब है अमीर है, ठीक है, कंटिन्यूअसली अवेलेबल हो, नॉट ओनली फॉर द प्रेजेंट जनरेशन बट ऑल्सो फॉर द फ्यूचर जनरेशन विदाउट एनी हार्म टू द एनवायरमेंट, हमें एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है। इसे हम क्या नाम देंगे, सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, सस्टेनेबल मैनेजमेंट। खाली मैं अभी आपको ये टॉपिक बता रही हूँ, फिर मैं आपको बेसिक्स बताऊंगी जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, उसे आप समझना, जिसके मैंने अभी बताया यहाँ पे अथर्ववेदा का जिक्र किया गया है, तो मैं वही चीजें आपको बताऊंगी इसके अंदर। ओके बेटा, फिर सबको पता है अभी नेचुरल रिसोर्स, मैंने सस्टेनेबल मैनेजमेंट का मतलब बताया अभी आपको। फिर हम क्या बात करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज। फिर नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, रिसोर्स का मतलब क्या होता है, जो हमारी यूज की चीज उसे हम क्या कहेंगे, रिसोर्स। और वो रिसोर्स हमें मिलते कहाँ से है, नेचर से मिलते हैं, तो हमें लिविंग से भी मिल सकते हैं और नॉन लिविंग से भी मिल सकते हैं। तो दीज आर द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ nature by which human fulfill their needs। उसे हम क्या नाम देते हैं, नेचुरल रिसोर्स कहेंगे। भाई लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट है, मैं भी आपको बताऊंगी, जरूरी नहीं कि हम हर चीज को लिविंग से, भाई एज अ फूड के लिए हम लिविंग कंपोनेंट पे डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग केमिकल्स हमें मिल रहा है, मिनरल्स हमें मिल रहा है, वो नॉन लिविंग फॉर्म में है, वो भी हमारे लिए जरूरी होते हैं, ठीक है, जिसके हम क्या करते हैं, हमारी नीड्स को पूरा करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, नेचुरल रिसोर्स कहेंगे। और सबको पता है नेचुरल रिसोर्स को हम दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, किसके अंदर डिवाइड कर देते हैं, दो टाइप्स के अंदर। एक हमने क्या कहा, इनएग्जॉस्टिबल का बेटा, एक हमने क्या कहा, इनएग्जॉस्टिबल का, और दूसरे को हमने क्या कहा, एग्जॉस्टिबल का। एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है खत्म होना, इनका मतलब जो कभी खत्म नहीं होंगे, मतलब दीज रिसोर्सेज which cannot be exhausted by their continuous use, कंटिन्यूअस यूज, जिनको हम कंटिन्यूअस यूज करेंगे उसके बावजूद ये खत्म नहीं होते हैं। और सबको पता है क्या खत्म नहीं होगा, एयर है, वाटर है, सन एनर्जी है, ये सारी चीजें कभी भी खत्म नहीं होती है, उसे हम क्या नाम देंगे, इनएग्जॉस्टिबल। और जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, विच आर एग्जॉस्टेड बाय देयर कंटिन्यूअस यूज, बाय देयर कंटिन्यूअस यूज, जिसको अगर हम कंटिन्यूअस यूज करते रहेंगे तो वो खत्म हो जाती है, उसे हमने क्या नाम दिया, एग्जॉस्टिबल का। अब इस एग्जॉस्टिबल को दो टाइप के अंदर डिवाइड कर देते हैं, एक को हमने क्या कह दिया, रिन्यूएबल, और एक को हम क्या कह देते हैं, नॉन रिन्यूएबल कह देते हैं। भाई सबको बता, रिन्यू, री का मतलब होता है अगेन, न्यू का मतलब नया करना, उसे हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं बाय द कंट्रोलिंग यूज, या बाय ग्रोइंग, या बाय उनको मेंटेन करके, उनका मैनेजमेंट करके, बाय कंट्रोलिंग यूज या उनका मैनेज करके हम उन्हें दोबारा से जिन्हें क्या कर सकते हैं, विच कैन बी रिन्यू। तो याद रखना, फॉरेस्ट, सॉइल, ठीक है, ये सॉइल किसके अंदर आती है, रिन्यूएबल। बहुत से बच्चे सॉइल को इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स में ले लेते हैं, जो बिल्कुल गलत होती है। सॉइल हम किससे कह रहे हैं, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट, अर्थ की 3 लेयर होती है, जो हमने 9th क्लास के अंदर हम इसके नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ चुके हैं। हमारे एनसीईआरटी बुक में 3rd और 2nd पैराग्राफ में ये चीजें डिस्कस की गई है कि नेचुरल रिसोर्स के बारे में हम 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। वाटर, सॉइल, एयर के बारे में हमने पढ़ा, उनके पॉल्यूशंस के बारे में हमने पढ़ा, उन्हें पॉल्यूशन को कैसे कम करना है, वो सब चीजें हम वहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो हमने अर्थ की 3 लेयर्स बताई हुई है, आपको याद, एटमॉस्फेयर, देन हमने क्या बताई है बेटा, लिथोस्फीयर बताई, और एक हमने हाइड्रोस्फीयर बताई। तो लिथोस्फीयर में हमने 3 ही बताए, क्रस्ट, मेंटल एंड द कोर। और क्रस्ट की जो ऊपर वाली लेयर होती है,
टॉप मोस्ट लेयर होती है उसे सॉइल कहते हैं। हवा आई, पानी आया, बह के चली गई तो खत्म हो गई, तो सॉइल एग्जॉस्टेबल में आती है, लेकिन उसे हम रिन्यू कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिन्यू कर सकते हैं। हमने आपको 9th क्लास के अंदर बता चुके हैं। तो ये याद रखना, फॉरेस्ट एंड द सॉइल कॉमन क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से रिलेट भी आता है, तो इसको दिमाग में रखना बेटा। आप ऐसे मान के मत चलना भाई क्रस्ट है, अर्थ के ऊपर की लेयर हो तो कभी खत्म ही नहीं होगी, नहीं, वो हो सकती है आराम से। आज हम सड़कें बना रहे हैं, सारी मिट्टी आती है, सारी की सारी वहां पे उड़ के चली गई, तो सॉइल नहीं है, क्रस्ट बच जाएगी, डिसमेंटल बच जाएगा, कोर बच जाएगा, लेकिन सॉइल नहीं रहेगी। ओके बेटा, जिन्हें हम रिन्यू करेंगे फॉरेस्ट एंड द सॉइल रिन्यूएबल में आ जाएगी, और नॉन रिन्यूएबल के अंदर मेनली क्या आ जाएंगे? फॉसिल फ्यूल्स आ जाएंगे बेटा। क्या आ जाएंगे यहाँ पर? फॉसिल फ्यूल्स आ जाएंगे, कोल एंड पेट्रोलियम आ जाएगा। ओके बेटा, यहाँ हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ से भी हमें चीजें मिलती है, ये सब नेचुरल रिसोर्स रिन्यूएबल होते हैं और ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं। क्लियर है बेटा? आगे मेरी बात समझ में? तो आई होप आपको ये सारा चैप्टर के बारे में समझ में आया होगा। मतलब जो चैप्टर का नाम हमारे पास में सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, तो हमने सस्टेनेबल मैनेजमेंट के बारे में बताया कि कंट्रोलिंग यूज करेंगे हम नेचुरल रिसोर्सेज का, ताकि हर एक लोगों में आज की जनरेशन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो सके और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट हो सके, एंड ऑल्सो फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन विदाउट एनी हार्म टू द एनवायरमेंट। और नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या हो गया? वो कंपोनेंट हो गए हैं जिससे ह्यूमन बीइंग अपने नीड की चीजों को पूरा करता है। ये हमने 2 टाइप में बताया, एग्जॉस्टेबल एंड एग्जॉस्टेबल, जो कभी खत्म नहीं होंगे। ये खत्म तो दुनिया खत्म, लिविंग बींग्स खत्म, में एयर नहीं मिलेगी, वाटर नहीं मिलेगा, सन एनर्जी नहीं मिलेगी, सन एनर्जी नहीं मिलेगी, प्लांट फूड नहीं बना पाएंगे, और एवरी लिविंग और नॉन लिविंग एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द प्लांट्स फॉर देयर फूड। ये हम आपको आवर एनवायरमेंट के अंदर बताएंगे। हालांकि इस चैप्टर से पहले हमारा आवर एनवायरमेंट आता, बट हमारे जो एनटीएससी सिलेबस में जो नेक्स्ट टॉपिक आएंगे वो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड नेचुरल रिसोर्स आएगा 9th क्लास का। ठीक है, तो ध्यान देंगे। हमने 10th क्लास के अंदर बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने आपको पहले बताया, फिर हमने क्या कहा? एग्जॉस्टेबल, जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। क्लियर है बेटा? आगे मेरी बात समझ में? अब हम हमारे थोड़े एनसीईआरटी के ऊपर चले जाते हैं। किसके ऊपर चले जाते हैं? हम हमारे थोड़े से एनसीईआरटी बुक के अंदर चले जाते हैं। हमारे एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ है? पहला ही लाइन बताती है कि जो भी हम यहाँ नेचर में रह रहे हैं, एक सद्भावना के साथ रह रहे हैं, विद हार्मनी, एक प्यार के साथ में जिस अर्थ के ऊपर रहते हैं। हालांकि हम रहते नहीं, अलग बात है, एक दूसरे से लड़ाई करके रहते हैं, वो अलग बात, लेकिन जो एक है, जो हमारे पुराने वेद के अंदर, भाई देखो एनसीईआरटी बुक में लिखना है आपको, थोड़ी क्या पता किसी बच्चे को चीज़ ना भी समझ में, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से समझा रखे हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे हम हर एक चीज़ नेचर से ऑब्टेंड करते हैं बेटा, चाहे हम नेचर में ही सेलिब्रेट करते हैं, इस अर्थ के ऊपर ही सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हम मेन क्या है? हमारी अर्थ, जिस हम जगह पे रह रहे हो हमारे पास में क्या है? अर्थ। आप कोई फेस्टिवल लगा लो, कोई भी हमारे रिचुअल्स होते हैं, कोई भी हमारा कोई कल्चरल ट्रेडिशनल कोई भी चीज़ें होती हैं, तो हम सब कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? इस अर्थ के ऊपर सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारे अथर्ववेदा के अंदर, किसके अंदर? अथर्ववेदा के अंदर क्या लिखा गया है? वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब समझते हो ना कि द एंटायर अर्थ इज अ फैमिली, द एंटायर अर्थ इज अ फैमिली। अब कौन कितना मानता है ये पता नहीं है कि हमारी पूरी अर्थ एक फैमिली है, जहाँ पर हम रह रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग तरह के जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनका हमारे साथ में रिलेशन है। आज हम उनको हार्म पहुँचा देते हैं, हम नेचर को ध्यान में नहीं रखते। आज हमने पॉल्यूशंस कर दिए, आज हमने क्या कर दिए हैं? पॉल्यूशंस हो गए हैं। आज जो बाढ़ का रीज़न आता है वो, आज बारिश आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि बारिश तो आती है, लेकिन आज ऐसी बारिश भी नहीं आ रही कंटिन्यूसली कि 10 या 15 दिन कंटिन्यूस बारिश हो रही तो पानी कहाँ जाएगा? नहीं। आज हमने जगह जगह पे, जहाँ पे नॉर्मल लैंड थी, आज उसके ऊपर हमने क्या कर दी? बिल्डिंग्स बना दिए, तो पानी निकलने की जगह नहीं बच पाती। वो कहाँ पानी आएगा? नदियों में, नदियों से बाढ़ आ जाती है। और आज जो बारिश का रीज़न है वो पेड़ पौधों के कारण बारिश नहीं आ रही है। आज जो बारिश का रीज़न है, बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पिघलने के कारण उसका पानी जो इवापोरेट होता है उसके कारण बारिश आती है। वो अब देखते हो बिना मौसम की बारिश आ जाती है, तो इसका रीज़न यही है बेटा, यही है रीज़न। जहाँ पेड़ है वहाँ पे तो 24 आती है, आपको पता है चिरापुंजी के अंदर बारिश आती है। लेकिन आज ये सब का रीज़न अगर हम बात करेंगे, हम ह्यूमन बीइंग है, जहाँ आज हमने
अर्थ को एक फैमिली नहीं समझ रहे, हमने हमारे खाली अर्थ को क्या समझ रखा है कि यूज की चीज समझ रखा है, हमने उसे यूज करना है चाहे उसको कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। तो यही बात इतना यहाँ पे लिख दिया गया। उसके बाद हमारे पास में 269 पेज के ऊपर एंड 270 पेज के ऊपर जरूर देखना बेटा क्या लिखा हुआ है, व्हाई वी नीड सस्टेनेबल मैनेजमेंट, कि हमें सस्टेनेबल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी हुई है। तो ये इसमें लिखा है कि ये नहीं कि हमें अर्थ है, अर्थ का यूज हमें बिल्डिंग बनाने के लिए, इस तरह से हमें हर एक चीज छोटी से छोटी चीज भी हमें अर्थ से ही मिल रही है। क्या मिल रही है, अगर हमें कपड़े हैं, अर्थ अब आप कहो कपड़े तो आजकल केमिकल से भी, केमिकल कहाँ से ऑब्टेन किए जाएंगे, इस अर्थ से ऑब्टेन किए जा रहे हैं। हमारे टॉयज आज हम जो गैजेट्स बना रहे हैं, XYZ कोई भी चीज बना रही है, हर एक चीज अर्थ से ही मिलती है। एक चीज को छोड़ देंगे, सन एनर्जी को छोड़ देंगे, किसको छोड़ देंगे, सन एनर्जी को छोड़ देंगे जो सन से मिलेगी। बट जो सन एनर्जी भी किसके अंदर जाती है, प्लांट से, प्लांट से फिर कहाँ जाएगी, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, तो वो भी एक किसी का हिस्सा हो जाती है, इसी का हिस्सा हो जाती है। तो हमें ये नहीं कि अपने फायदे के लिए हमें अर्थ को नुकसान नहीं पहुंचाना है, और हमें जो चीजें करनी है सस्टेनेबल मैनेजमेंट, उसी पैराग्राफ के अंदर पढ़ना कि वी नीड टू, और ये क्वेश्चन आता है, मेनली क्वेश्चन आता है बोर्ड में, व्हाई वी need to manage the natural resource as long term perspective, as long term perspective। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है, दीर्घकालीन लंबी सोच के साथ में हमें क्यों मैनेज करना है, क्यों मैनेज करना है, हमें लंबी सोच के साथ इसलिए मैनेजमेंट करनी है ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी वो सारी चीजें उतनी ही बराबर अमाउंट के अंदर मिल सके। ये नहीं कि आज हमने यूज कर लिया, नहीं, थोड़े से फायदे के लिए, फॉर अ शॉर्ट गेन के लिए हमें ये नहीं करने, उस चीज को डैमेज नहीं करना है। आई मेरी बात समझ बेटा कि व्हाई वी नीड टू मैनेज द नेचुरल रिसोर्स, इसका मतलब यही होता है ताकि हम हर एक, इसका मेन मतलब क्या है कि हर एक लोगों के पास, एक तो पहले अगर हम बात करें फॉर प्रेजेंट जनरेशन एज वेल एज फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए ऑब्टेन हो सके। दूसरा अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट और यानी कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके और कॉन्टिन्यूअसली अवेलेबल हो सके। इक्विटेबल ये नहीं कि जो अमीर है उनको ज्यादा अमाउंट में दे दिया जाए, गरीब है उनको बेचारों को कम में मिले, नहीं, जो नेचुरल नेचर से है, ये अर्थ से मिला है, तो इसमें हर एक का अधिकार है, हर लोगों को, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, किसी तरह का भेदभाव ना करते हुए हर एक लोगों के अंदर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके और कंटिन्यूअसली अवेलेबल हो हर लोगों के लिए। आगे मेरी बात समझ में, ये लिखा हुआ है, मैं सारा आपको एनसीईआरटी लैंग्वेज के अंदर बता रहे हैं, आप उसे जरूर पढ़ना, अपने 269 एंड 270 पेज के ऊपर लिखा हुआ है। बट आजकल जो हम चीजें कर रहे हैं, हम फायदा नहीं पहुंचा रहे। मैं अगर आपको एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव का सीधा सा एग्जांपल बताऊं आपको बेटा, लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव का मतलब आपको आई होप मेरे समझ में आ गई कि लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव का मतलब आप बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हो। लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव मतलब दीर्घकालीन सोच के साथ में, लंबी सोच के साथ में। तो यहाँ पे मैं आपको सीधा सा फायदा बताऊं, भाई मेरे पास में एक पेड़ है, मेरे पास में एक पेड़ है, कीकर का ही पेड़ लगा लो, अकेशिया का पेड़ है इस तरह से, ठीक है। मुझे अपना पैसे चाहिए थे शॉर्ट गेन, देखो शॉर्ट गेन, थोड़े से फायदे के लिए मैंने क्या किया, इस पेड़ को पूरी तरह से कट कर दिया, इसकी लीफ ली, ग्रीन लीफ थी, इसको किसी चरवाहे को बेच दी, मुझे पैसे मिल गए, खा लिया उसने, ठीक है। छोटे छोटे जो लकड़ियां यहाँ से टहनियां वगैरह मिली, ये मैंने किसी को बर्निंग के लिए दे दी, बेच दी उसको, और जो मेन स्टैम्प निकला उसको मैंने किसी फर्नीचर वाले को बेच दिया, तो उसका यूज कर लेना। तो मैंने थोड़े से एकदम फायदे के लिए, ठीक है, क्या क्या उसको मतलब एकदम से शॉर्ट गेन हुआ है मेरा। शॉर्ट गेन मतलब कि जितने मुझे पैसे मिलेंगे वो मुझे कितने दिन तक यूज कर सकता हूँ, मैं थोड़े टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाएंगे। बट अगर मैंने उसे ही ध्यान में देखते भी लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव करना, मुझे आज ही पैसों की जरूरत है, थोड़ी सी आज कम पैसों की जरूरत है, मैंने उसकी पत्तियां निकाली है, क्योंकि सारे में नहीं निकाले, कहीं कहीं से मैंने उसकी पत्तियां निकाली, मुझे इतनी की थी जरूरत के अकॉर्डिंग मुझे बेच दी, मैंने पूरा पेड़ नहीं काटा, मुझे थी भाई इसमें जो टहनी आई मुझे थोड़ी बर्निंग के लिए बेच दी, मैंने कुछ हिस्सा उसका दिया, क्योंकि आपको पता है भाई पेड़ रिजनरेट हो रहे हैं जल्दी जल्दी, पत्तियां निकाली, थोड़े दिन में वहाँ पे पत्तियां आ जाती है, फिर टहनी आ जाती है वहाँ पे, तो अपना करता रहेगा, ग्रो करता रहेगा। और ये आज तो मैंने आज इसका भी फायदा लेगी, लेकिन कल को मेरी फ्यूचर जनरेशन आएगी वो भी उससे क्या करेगी, फायदा लेगी।
आगे बेटा मेरी बात समझ में? तो यही है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का मतलब कि आज के लिए नहीं करना है हमें कल के लिए भी उसे सेव करके रखना है, ताकि हमारे जो आने वाले जनरेशन है उसको भी हर चीज़ें मिल सके। अगर आप टीवी वगैरह देखते तो टीवी में एक ऐड आया था, वहाँ पे जो बच्चा अपने फादर के साथ में जा रहा होता है, जब रेड सिग्नल आता है अपनी गाड़ी को रोक लेता है वहाँ पे, ठीक है, और उसके साथ में क्या था, वो गाड़ी को रोकता है तो गाड़ी बंद नहीं करता, वो चालू रहती है, एसी वगैरह चालू रहती है, और उसके साइड के अंदर एक साइकिल की शॉप होती है, साइकिल रिपेयरिंग की। तो उसका बच्चा कहता है कि पापा मैं बड़ा होकर साइकिल रिपेयरिंग खोलूंगा। तो उसके पापा ने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि अगर आप इस तरह से ही पेट्रोल का यूज़ करते रहोगे तो पेट्रोल तो बचेगा नहीं, तो आगे जाके सब लोग दोबारा से साइकिल ही करेंगे, पेट्रोल ही नहीं रहेगा, क्योंकि पेट्रोल वैसे नहीं बन ही नहीं सकता है, तो पेट्रोल डीजल रहेंगे नहीं रहेंगे, तो फिर बोलो भाई, तो फिर आगे जाके फिर से वही साइकिल आ जाएगी। तो मैं अपना फ्यूचर में कौन सा सीख करूँगा, धंधा साइकिलिंग का ही करूँगा। तो एक सोच है बेटा, काफ़ी ऐड ऐसे बनाए जाते हैं जिससे हमें क्या सोचने का, मतलब कि किस लिए बात कर रहे हैं, देखने के लिए नहीं, हर एक का अपना एक मतलब होता है, ऐसे एड्स का ध्यान दिया करो। तो यही है कि हमें नेचुरल रिसोर्स का लॉन्ग टर्म में यूज करना चाहिए। किसके अंदर करना चाहिए? लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, बट विदाउट एनी डैमेज टू एनवायरमेंट। आज हम एनवायरमेंट को इतना डैमेज कर चुके हैं कि अगर हम उसे भरने की भी कोशिश करेंगे तो भरा नहीं जाएगा। किसी ने एक बहुत बड़ी चीज़ कही, जितना हम पृथ्वी को नुकसान पहुंचाते हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, प्रकृति हमसे सूद समेत वापस लेती है। आप देख सकते हो आज के टाइम में 2020 ईयर के अंदर बीमारी महा इतनी टेक्निक्स होते हुए, अगर हम बात करें 1920 के अंदर आई थी विप्लव, उस टाइम इतनी टेक्निक्स नहीं डेवलप थी, इतनी टेक्निक्स होते हुए, इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद इतनी बड़े लेवल पे एक बीमारी फैली हुई है कोरोना, सबको पता है। अगर आज के टाइम पे आप देखोगे अगस्त महीने के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर आप देख लेना बाढ़ के रीज़न बने हुए हैं, और बाढ़ हम रीज़न है। जितना हमने प्रकृति को नुकसान, हमने पेड़ों को काटते चले गए, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हमारी फ्यूचर जनरेशन क्या करेगी और हमारी प्रकृति को क्या नुकसान पहुंच रहा है, इसका हमने कभी अंदाजा लगाया है नहीं। हमारे फायदे के लिए हम उसे नुकसान करते हुए चले गए। इससे अच्छा तो ये हमारे एनसीईआरटी बुक में भी, आपको मैं एनसीईआरटी की एक चीज़ पढ़ के दिखाऊंगी, क्योंकि वो संस्कृत और इंग्लिश दोनों के अंदर लिखी हुई है। हमारे अथर्ववेद उपनिषद के अंदर, अथर्ववेदा के अंदर क्या लिखा हुआ है, इससे अच्छा तो हमारा एक जो पुराना वैदिक काल था वो ज़्यादा मच बेटर था, जहाँ पर हम वैल्यूज़ का ध्यान रखते थे। हम किसका ध्यान रखते थे? हम वैल्यूज़ का ध्यान रखते थे, हमें किस तरह से सारी चीज़ें करनी है। हमने हमारे यूज़ के लिए बाहर दूसरे की वैल्यू को नुकसान कभी नहीं पहुंचाया है। तो अथर्ववेद में जो संस्कृत लैंग्वेज के अंदर लिखा है, जिसको दुनिया मानती है आज भी कि जो हमारी इंडियन संस्कृति के अंदर लिखा हुआ था बेस्ट लिखा हुआ था, लेकिन हम इंडियंस ने उसको फॉलो नहीं किया। आज पूरी दुनिया चाहे उसको फॉलो करे, लेकिन हम इंडियन उसको फॉलो नहीं कर रहे। तो आपकी बुक के अंदर आज से पहले नहीं ऐड किया गया था ये वाला कॉलम, अभी मैं पढ़ के बताऊंगी आपको, आज से पहले वो ऐड नहीं किया गया था। ऐड करने का ही ये चीज़ था कि कल आप बच्चे पढ़ेंगे तो, क्योंकि आप ही फ्यूचर जनरेशन है, आप ही उसे सिक्योर कर सकते हैं। कहते हैं कि पेट्रोल इतना ही बचा है कि आप 200 साल और यूज़ कर सकते हो, तो बहुत बच्चों के दिमाग में तो अब एकदम से आया कि 200 साल है भाई, हम तो 50-60 साल और जिएंगे, तो एक हमारी जनरेशन पे उससे अगर हम यूज़ ऐसे करते रहेंगे तो नहीं। और डीजल इतना ही रहेगा कि आप 50 साल मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो। अब आप देख लो भाई, डीजल से आजकल सारी गाड़ियाँ चलती हैं, मेन कहाँ रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। जिस तरह से प्रकृति ने धीरे धीरे सारी चीज़ें की हैं, आज हमने एकदम से वो सारी चीज़ें खत्म कर दी हैं। तो यही चीज़ इसीलिए आपके अंदर एक कॉलम के अंदर ऐड इसीलिए की गई है बेटा इसको, ताकि आप बच्चे पढ़ो, क्योंकि आप फ्यूचर हो, कल को ये सारी चीज़ें नहीं होने दोगे। और अगर सारी पृथ्वी हमारी अच्छे से रहेगी, अर्थ हमारी मेंटेन रहेगी, तो ही नई जनरेशन, तो ही हम लोग क्या रह सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं। तो कोशिश करना है हमारे अर्थ को किसी भी कारण डैमेज ना पहुंचाए। तो हमारे अथर्ववेद के अंदर यहाँ 2 ऋचाएं बोलते हैं, 2 पैराग्राफ यहाँ पे हमारे पास में दिए गए हैं। एक पहला पैराग्राफ, और ये संस्कृत में है, इसको इंग्लिश लैंग्वेज में जो चेंज किया गया है, ठीक है, वो देवी चंद ने किया है बेटा। किन्होंने किया है? देवी चंद ने किया है, 1997 के अंदर किया है। तो संस्कृत और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों के अंदर दिया हुआ है बेटा, ध्यान देना। मैं भी आपको एनसीईआरटी की बुक लेके आती हूँ, उसके अंदर मैं आपको बात करूंगी। देखो ये मेरे पास एनसीईआरटी न्यू एडिशन की बुक ही है, ठीक है, अभी के बाद में। और ये देखना पेज नंबर 270 पे ऐड किया गया ये वाला कॉलम जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके अंदर लिखा, इंडियन टेक्स्ट सच एज उपनिषद एंड द स्मृतिज कंटेन मैनी डिस्क्रिप्शंस ऑन द यूजेज एंड मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट। के हमारे वेदों के अंदर ये पहले लिखा जा चुका है, कई हजारों साल पहले, कि जिसके अंदर हम फॉरेस्ट को यूज करें, और लिखा हुआ एंड हाईलाइट सस्टेनेबिलिटी एज एन इम्पैक्ट थीम, ठीक है, उसमें सस्टेनेबल को बताया गया है। जब हमारे
अगर आप अपना, मैं आज हमारी इंडियन, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, और मुझे गर्व है कि मैं एक इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ, इसलिए, और हिंदू हूँ मैं, ठीक है। हम सारे, हालांकि जाति हमारी सब चीज़ एक चीज़ है, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें वहीं से की है, बात करें हम ह्यूमन बींग्स ने उसको अलग अलग तरीके से लिया है, वो बहुत गलत है। हमारे जो पुराने वेद है सबके अंदर आज जो हम चीज़ें पढ़ते हैं साइंस ने बेशक से आज की, लेकिन हमारे उपनिषद में वो पहले ऑलरेडी लिखी हुई है। कभी किसी बच्चे का इंटरेस्ट आए तो उसको जरूर पढ़ना अपनी लाइफ में। वन हाइमन फ्रॉम द अथर्ववेदा होता है अथर्ववेदा के अंदर, ये लिखा हुआ है 12.1, लेटर ट्रांसलेटेड इनटू द इंग्लिश इन द बुक अथर्ववेदा, द संस्कृत टेक्स्ट विद इंग्लिश ट्रांसलेशन देवी चंद इन 1997 के अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा सा यजुर्वेद, ठीक है, कुछ संस्कृत में लिखा हुआ है, लेकिन इसको इंग्लिश में किस तरह से लिखा, ओ आर प्लीजेंट बाय द हिल्स, स्नो क्लेड माउंटेन्स इन द फॉरेस्ट, हे पृथ्वी, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि आपके ऊपर हिल्स, बर्फ है, बर्फ के बड़े बड़े फाउंटेन्स है, फॉरेस्ट है, और न्यूमरस कलर फॉर्म एंड प्रोटेक्टेड अर्थ, अलग अलग कलर की चीजें, अलग अलग कलर ही कलर दिखाई देता है, जिससे आपकी अर्थ ही बची हुई है। ऑन दिस अर्थ, इस अर्थ पर आई स्टैंड, मैं खड़ा हूँ, अपराजित, अनडिफीटेड, अपराजित टू, मतलब कि अनस्लेन एंड अनहार्ड, और मैं आज यहाँ पे खड़ा तो मुझे कोई नुकसान नहीं है, इसीलिए तो कोई और प्लेनेट पे कोई लाइफ नहीं है, हम यहाँ पे है। तो ये सारी चीजें हमारी ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है। दूसरा पैराग्राफ जो इसके अंदर ऐड किया गया, उसके अंदर लिख रखा है, whatever I dig out of you, जब भी मैं तुम्हारे अंदर कोई गड्ढा खोदता हूँ, वो अर्थ may that have quick regeneration again, तुम तब के तब उस गड्ढे को भर जाते हो। अब ध्यान देना, हम कोई गड्ढा खोद रहे, कोई चीज कर रहे हैं, तो अर्थ अपना वो भर देती है। मे बी नॉट डैमेज द थाई वाइटल हैबिटेट एंड हार्ट, कि मैं इस तरह से तुम्हें डैमेज ना करूं जिससे तुम्हारी जो भी प्रतिभा है उसको क्या हो, नुकसान पहुंचे। मैं तुम्हारे अर्थ का अच्छे से यूज करता रहूं, मैं तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाऊं। तो ये हमारे उपनिषद के अंदर लिखा हुआ था, वेद के अंदर, ठीक है। और ये खाली इसीलिए बताया गया है, तुम्हें से पता नहीं एग्जाम में पूछे या ना पूछे, हमें हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर एग्जाम पॉइंट व्यू से नहीं पढ़ना होता है। इकोलॉजी को, ये जो अगर मैं आपको बात करूं, हमारे यहाँ पे जो 2 चैप्टर्स दिए, आवर एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये इकोलॉजी से बिलोंग करते थे। इकोलॉजी को ऐड किया गया, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म, देयर रिलेशन विद द एनवायरनमेंट पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी इकोलॉजी के अंदर आती है। तो यहाँ पर अभी मैंने इस चैप्टर के अंदर नॉर्मल बेसिक्स आपको बताइए, डेफिनेशंस बताइए, और मेन मेरा यहाँ पे एम्फसाइज यही करने का था, बिकॉज बेटा आप जनरेशन से, आप वो जनरेशन है जिसके पास हर एक तरह का दिमाग है, आप हर एक चीज को अच्छे से कर सकते हो। आपको सिर्फ ये चीज ध्यान में रखना है कि हम हमारी जो नेचर जहाँ पे हम रह रहे हैं उसको विदाउट एनी डैमेज इस तरह से आप प्रोटेक्ट, ये नहीं कि कोई चीज खराब हो जाती है, अब अपने घर में देखना कि हमारे पास कोई चीज़ खराब है, हम उसे रिपेयर कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास है रिपेयरिंग, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, हम हर तरह पेड़ लगाए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी इसलिए, पॉपुलेशन इज द मेन रीजन। हमने मेडिकल में इतना बड़ा वो अचीवमेंट किया है कि आज हमने डेथ रेट को कम कर दिया है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, मेडिसिन्स बना दी गई है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। इतनी बड़ी महामारी फैलने के बाद अगर हम डेथ रेट वैसे देखते हैं तो बहुत कम है, मर रहे हैं लोग, लेकिन अलग बीमारी के कारण इसको कोरोना में ऐड कर दिया गया, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट है। जैसे कि जब 1920s के अंदर जो महामारी फैली गई थी, उससे पहले जो महामारी फैली गई थी बेटा, अभी करोड़ों लोग मरे थे, आधी जनसंख्या हो गई थी। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, बढ़ रही है, क्योंकि मेडिकल्स है, उसके बावजूद ये सारी चीज़ हम कंट्रोल कर रहे हैं, उसके बावजूद हम क्या कह रहे हैं बेटा, पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण नेचुरल रिसोर्सेज का डिमांड बढ़ा, डिमांड बढ़ने के कारण क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, हमने उन चीज़ों को मतलब अपने लिए मतलब करना, लेकिन उसने हमने एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। इस तरह से आप देखो, हमारा वही बात है, स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है। ये नहीं कि हम तो हमारे घर को तो साफ रख लें, उससे बाहर हमें कुछ नहीं कि कचरा हमें बाहर फेंक दे, हमें कोई लेना देना नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। इस लेक्चर को बनाने का मेरा यही मीन था कि आप अपनी लाइफ में अपने नेचर के प्रति प्यार रखें, अपने नेचर को प्रति बचाने की कोशिश करें। आपको अगर नेचर में, आप पृथ्वी अर्थ पे सर्वाइव, हमारी लाइफ तो आधी जा चुकी है, अब आपकी लाइफ बची हुई है बेटा, इस अर्थ पर आपको सर्वाइव करना है, तो अर्थ को आपको प्यार करना पड़ेगा। आपको जब अर्थ भी एक चीज मान के चलना है कि जब अर्थ को आप इसके पेड़ों को उखाड़ रहे, पेड़ों को कट करें, तो उसके अंदर भी लाइफ हो, उसे भी दर्द होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने आप को, नेचर को बचाना है, उसी के बावजूद हम इसे सस्टेनेबल मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। तो कल के जो नेक्स्ट वीडियो हमारे पास में आएगा बेटा, वहाँ हम टॉपिक से रिलेटेड बात करना शुरू करेंगे। क्लियर है बेटा? ओके, थैंक यू।